नमस्कार मित्रों। 6 जनवरी को लखनऊ में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का जबरदस्त स्वागत और अभिनंदन किया गया। किसके द्वारा किया गया, यह बात और सोचने पर मजबूर करती है। उनका स्वागत किया गया प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा और अनुदेशक संघ के द्वारा। वहां पर मंत्री जी के स्वागत में जयकारे लगाए गए। उनके दादाजी के भी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिनका मैं भी सम्मान करता हूं, और पार्टी के भी, जिससे वो बिलोंग करते हैं। लेकिन उन्हीं मंत्री जी ने उसी सभा में ठीक वहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय पर कोई आश्वासन नहीं दिया, या यूं कहें कि आश्वासन ही दिया, उसकी राशि की और तिथि की कोई घोषणा नहीं की ठोस। इस चर्चा में सवाल यह है कि फिर मंत्री जी का स्वागत किया ही क्यों गया? मंत्री जी के स्वागत सत्कार में इतना उत्साह शिक्षा मित्रों ने क्यों दिखाया? क्या मिला उनको इसके बदले में? क्या शिक्षा मित्रों के इस मंच पर और इस स्वागत से अभिभूत होकर मंत्री जी को तत्काल वहीं पर कोई ठोस घोषणा नहीं कर देनी चाहिए थी? क्या ऐसी ही अपेक्षा तमाम शिक्षा मित्र और अनुदेशक नहीं कर रहे थे? यही सवाल है आज की चर्चा में, और इसके लिए हमारे साथ 3 शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने बहुत अपने जीवन का मूल्यवान समय शिक्षा मित्र रहते हुए बच्चों के अध्यापन में गुजारा है और कठिन जीवन जिया है, संघर्ष किया है, आज भी कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पवन कुमार गोलिया जी हैं, हमारे साथ अमरनाथ मिश्र जी हैं, हमारे साथ उमा देवी जी हैं, जिन्होंने, उमा जी ने तो खैर लंबा संघर्ष किया, खबरों में भी रही, अपने बाल तक मुड़वा दिए कि शिक्षा मित्रों का हला भला हो जाए। लेकिन वो हला भला अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी मेरी इस चर्चा के फौरन बाद कोई घोषणा हो जाए मैं नहीं कह सकता, कल हो जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी आज की तारीख तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं हुआ है कुछ भी। क्यों नहीं हुआ है? और इसके हुए बगैर बेसिक शिक्षा मंत्री का इतना जोश भरा स्वागत शिक्षा मित्रों के द्वारा क्यों किया गया? यह सवाल मेरे मन में है, एक पत्रकार के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर, उत्तर प्रदेश के एक बाशिंदे के तौर पर। और यह सवाल आप में से कई लोगों के मन में होगा अगर आपने वो जयकारे सुने होंगे, वो नारे लगाते हुए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को देखा होगा, और सभा की तस्वीरें आपके सामने आई होंगी। उमा जी, इतना उत्साह क्यों था शिक्षा मित्रों में? शिक्षा मित्र बेचारा इतना परेशान हो चुका है भैया कि वो सोचता है शायद मैं चाहे जिसका जयकारा कर दूं मेरा भला हो जाए। ओह, और अच्छा। इस कड़ी में होड़ सी लग गई है। कोई कहीं जयकारे करने को तैयार, कोई कहीं जयकारे करने को तैयार, लेकिन जो दर्द है उसको मिटाने वाला कोई नहीं तैयार। और सबसे बड़ी विडंबना, मैं माननीय मंत्री जी के पहले तो धन्यवाद दूंगी कि कल उन्होंने ये शब्द जरूर कहा कि शिक्षा मित्र मेहनत करते हैं। यदि मेहनत करते हैं तो 8 साल में 8 पैसे भी अगर बीजेपी सरकार ने बढ़ा दिए होते तो हमें अपना कीमत, अपना मोल समझ में आता कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हुई। इस 8 साल में सभी विभागों के पैसे बढ़ाए गए। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके पैसे बीजेपी सरकार ने, भले ही उसने 1 ही रुपया बढ़ाया हो, बढ़ाया, लेकिन शिक्षा मित्र ऐसा था जिसका नाम सुनते ही मंत्री, संतरी, चाहे विभागीय, चाहे प्रशासनिक, कोई भी रहा हो, सभी मुख मोड़ लिए। और मुख इतना मोड़े कि मुंह पे तो बोलते थे हाँ जी बस आपका काम हो रहा है। 2017 से लेकर 25 जुलाई 2017 से लेकर और आज तक कोई ऐसा मंत्री नेता नहीं जिसने ये नहीं कहा हो कि बस बस आपका काम हो रहा है। और वो काम कहाँ होके चला जाता है, वो विकास कहाँ रुक जाता है, ये तो पता ही नहीं चलता। और सौभाग्य है कि आप जैसे भाइयों ने, मेरे भैया, बीड़ा उठाया वो उन प्रश्नों के लिए कि जो प्रश्न कोई कहने की हिम्मत नहीं करता है शासन सत्ता में। सच्चाई बोलनी चाहिए इंसान को, मानवता अपने स्थान पे पहले नंबर पे है, लेकिन अपना दर्द भी कहने का हक आपको है।
अगर आप अपना हक, अपना दर्द, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपकी अपनी है। अब उमा जी, मेरे मन में सवाल ये है, और ये जी आप ही का सवाल दरअसल मेरा सवाल है, जी जब दर्द और पीड़ा मन में है तो ताली कैसे बज रही थी? भाई, मैं अगर दर्द में हूं उमा जी, एक मिनट के लिए, अगर मैं दर्द में हूं, तकलीफ में हूं, जी मुझे बहुत पीड़ा है, मेरे मन में बहुत क्षोभ है किसी के लिए, और जी। उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति मेरी आंख के सामने खड़ा है, तो क्या मैं उसके स्वागत में ताली बजाने लग जाऊंगा? क्या मैं उसके सर मैं जयकारे लगाने लग जाऊंगा? सर मैं बड़े कटु भाव में बोलूंगी कि आज शिक्षा मित्र स्वयं नहीं समझ पा रहा है कि वो कहाँ खड़ा है, हम्म। करना क्या है, आगे होगा क्या, हम्म। रिजल्ट उसे क्या मिलेगा, ये पता नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। यकीन मानिए मेरे भैया, एक नहीं 1 लाख चक्कर लगते होंगे शासन में, कोई मंत्री नेता मिलने को तैयार नहीं होता है। कोई अदा कदा अगर मिल भी गया तो बस ऐसे गोलमाल भाषा का प्रयोग करके वो आपको भेजने की कोशिश करेंगे कि बस बस आपका काम हो रहा है, या तो मुख्यमंत्री जी पे डाल देंगे। मुख्यमंत्री जी स्वतः किसी संगठन को टाइम देंगे नहीं, और जो नुमाइंदे या जो भाई बहन लेके वहां तक पहुंचते हैं शिक्षा मित्र परिवार को, मुझे तो नहीं लगता कि वो शिक्षा मित्र परिवार की बात करते हैं। हमें तो लगता है कि वो अपने क्षेत्र की, अपने चुनाव की, अपने विभाग की या अपने डिपार्टमेंट की वो बात करते हैं, ना कि शिक्षा मित्र की बात करते हैं। यदि शिक्षा मित्र की बात होती रहती तो शिक्षा मित्र के नेता जो भाई बंधु लेके गए उन्हें वो प्रथम पायदान पे बैठे हैं, और शिक्षा मित्र के बड़बोले नेता सीट के आखिरी छोर पे बैठे हैं। उन्हें ये भी नहीं सुनाई दे रहा होगा कि वहां से मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्हें क्या सुनाई दे रहा हो, मैं तो नहीं समझ पाती कि उन्हें सुनाई कुछ दे रहा होगा। अगर हमें इतना ही हम्म। सुनना है तो हमें मुख्यमंत्री जी समय क्यों नहीं दे रहे? और हम्म। सबसे बड़ी विडंबना इस शासन की मैं बताऊंगी मेरे भैया, जब भीड़ जाती है तो ये लोग तुरंत कमेटियां नई नई बना के बंद कर देते हैं फाइलों में। कमेटी बनाएंगे, उसके बाद मीटिंगों का हवाला देते रहेंगे, मुख्यमंत्री जी का हवाला देंगे, शिक्षा मंत्री जी का हवाला देंगे, शासन का विभाग का हवाला देंगे, या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसी का हवाला चलता रहता है। अब आपका जो अहम बिंदु था कि ताली कैसे बजी अगर दर्द है हम्म। तो चाटुकार मेरे भी परिवार में तो है भैया ना जी। इसीलिए शायद मैं बहुत कड़वी रहती हूँ जब मैं लोगों से एक शब्द अभी कल भी मैं अस्वस्थ थी, आपको अच्छे से पता है। मैं आई हूँ डिबेट में आपके, ये मेरा जी जी। सौभाग्य है कि आप मुझे आवाज दिए। नहीं नहीं, मैं मैं तो अस्वस्थ धन्यवाद थी और आभार आपका व्यक्त करता हूं उमा जी कि आपकी तबीयत खराब थी, सच बात है, आपने कल मुझसे कहा जी। था, और उसके बावजूद और आपने साहस जुटाया, आपने हिम्मत की, समय निकाला, जी इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। मैं गई, थैंक यू भैया, मैं गई होती लखनऊ, उसी मंच से मैं बोलती। लेकिन दुर्भाग्य ये है भैया कि जब मंच कोई नेता लगाता है ना तो वो दूसरे को हम्म। समझता है कि शिक्षा मित्र नाम भले जोड़ रहा है, लेकिन वो वहां अगर उस पायदान पे खड़ा होने जाता है तो उससे दुश्मन जरा बराबर बिहेव करता है, व्यवहार अच्छा उसका नहीं रहता है। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, बहुत अच्छा आपने इस मोड़ पे एक भाषा ऐसी मेरे सामने रख दी कि मेरे जितने दर्द है वो उभर के बाहर आ जाएंगे। मैं अभी 24 का 8 सितंबर 2024 को शिक्षा मंत्री जी ने सभी संगठन की मीटिंग बुलाई, अपने कार्यालय में मैं पहुंची। यही संगठन के नेता लोग सारी कुर्सियां रिजर्व करके बैठ गए। पहले से उनके कार्यालय के जो कर्मचारी थे, इनके लिए बिना नोटिस के यानी बिना नामांकन देखे कि इनकी लिस्ट में नाम है कि नहीं है, इनको सुविधा दिए अंदर एंट्री जाने के लिए। और महिलाओं में मैं खाली, हम लोग 2 महिला थे, एक मैं थी और एक बहन बस्ती से थी, बस 2 महिलाओं को ये लोग सीट नहीं दिए। ये ऐसे नेचर के शिक्षा मित्र के नेता हैं। मैं इसलिए आज मैं बखूबी अपने दर्द को आपके माध्यम से पूरे जनता के सामने रखूंगी कि शिक्षा मित्र में भी कम होड़ नहीं है। जो ईमानदारी से दुखद है लड़ता ये, है, दुखद है ये, दुखद है जी, ये, दुखद है ये, बहुत बहुत दुखद है। जो इसलिए ईमानदारी से दुखद है, लड़ता है, इसलिए जो दुखद है सरकस उमा का, जी, जी आपके दर्द से मैं इसलिए दुखी हूं उमा जी। जी आपने जो कहा वो मुझे भी दुख इसलिए दे रहा है क्योंकि आप लोग एक संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष किस बात का कर रहे हैं? संघर्ष आप लोग कर रहे हैं कि आपकी जो जीविका है
उसको ठीक करने के लिए उसके लिए एक उचित मानदेय मिल जाए। इसमें भी अगर इस तरह की होड़ रहेगी तब तो काम हो लिया, तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं उमा जी आपके पास आता हूँ। दूसरा जो हमारे दो मित्र और हैं इनको भी चर्चा में लेके आऊं। इन्होंने सबने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है और मैं चाहता हूं कि पवन जी और मिश्रा जी उसके बाद। पवन जी आप ये बताएं कि आपको क्या लगा, मतलब उमा जी ने तो वैसे बहुत सारी बात कह दी है लेकिन फिर भी आपको क्या लगा वो जो सम्मेलन हो रहा था उसमें क्या शिक्षा मित्रों को जयकारे लगाने की जरूरत थी राजनीतिक, किसी पार्टी के या किसी नेता के, या उनको संयम और धैर्य रखते हुए शिक्षा मंत्री जी से यह मांग करनी चाहिए थी कि आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे इस डिपार्टमेंट के हेड हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि वैधानिक जिम्मेदारी भी है कि आप हमारे हित में कार्य करें और जो कुछ संभव है वो तत्काल करें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? सर आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार एक बार पुनः। और हमारी जो संघर्षशील बहन बैठी हैं उमा जी, उन्होंने भी काफी संघर्ष किया। बड़े भाई बैठे हैं मिश्रा जी, ज्यादातर अनुभवी लोग हैं संगठनात्मक रूप से। क्या संगठन के लीडरों का दायित्व है क्या नहीं, ये मेरे से बेहतर जानते हैं। मुझे ये समझ आता है सर कि वहां जो बेसिक शिक्षा विभाग है, माननीय मंत्री जी उसके मुखिया हैं और जो उनके सामने बैठे थे वो उनके कार्मिक हैं, अनुबंधित कार्मिक। तो क्या नीति है क्या नियम है, वो माननीय मंत्री जी की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिविजुअली अपनी पार्टी के लिए ये कार्यक्रम था या संगठनात्मक सम्मेलन था किसी समस्या के समाधान के लिए। जी माननीय मंत्री जी वहां थे। तो अब चूंकि हमको ऐसा लगता है कि शिक्षा मित्र वास्तविक पीड़ित तो है। यदि हमारे घर के मुखिया माननीय मंत्री जी कहेंगे आप उठो तो उठ जाएंगे, आप कहेंगे बैठो बैठ जाएंगे, आप कहेंगे कान पकड़ो तो कान पकड़ लेंगे, आप कहेंगे पैर छुओ पैर छू लेंगे, आप कहेंगे बाहर जाओ बाहर चले जाओ। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से कि आपका जो कार्मिक है और वो शिक्षक है, उसको मान सम्मान और स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अधिकार है या नहीं, या इस मान सम्मान और स्वाभिमान को वो शिक्षक कैसे सुरक्षित रख सकता है अपने परिवार के मुखिया के साथ, ये जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की। और माननीय मंत्री जी की अगर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को, योग्य अनुभवी शिक्षक को, यदि वो स्वाभिमानी बनाना चाहता है, ईमानदार बनाने चाहते हैं और वो सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, तो उनकी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो वहां सीनियर लीडर थे उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हमारे संगठन के लोग हैं उनका तो मुझे ज्यादातर ये समझ में नहीं आता। भाई हमको कुछ आवश्यकताएं हैं, हमारी पीड़ा है, तो मांगना हमारा ड्यूटी है, अपनी बात को संवेदनात्मक रूप से रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षा मित्र से ज्यादा अगर कोई शिक्षा मित्र के लीडर से या शिक्षा मित्र के साथ कोई भी दबाव में या मजबूरी में अगर कोई कार्य कराया जाता है तो वो संवैधानिक तरीके से सही नहीं है। उनको उपकार कर, यदि उन पर कोई उपकार कर दिया जाए या उनको उनकी योग्यता से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए और वो खुशी में हर्षोल्लास में अगर ये नारे लगा दे तो कोई दोष नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये तो मजबूरी है सर। हमने कहा आप कहेंगे उठो तो उठ जाएंगे, आप कहें बैठो बैठ जाएंगे। आप पवन जी आपने ठीक कहा, लेकिन अमरनाथ जी मुझे सवाल, पवन जी ने अच्छी बात कही, ये उदाहरण जो दिया, आप सर हिला रहे थे, मुझे नहीं पता, शायद आप असहमत हो। अगर असहमत हो तो भी बताएं, और अगर आप सहमत हैं तो मुझे इस सवाल का जवाब दें अमरनाथ जी कि ऐसी स्थिति दयनीय क्यों है शिक्षा मित्रों की? इतना दबकर, इतना मजबूर होकर, इतना धराशायी होकर वो क्यों दिखाई दे रहे थे? सभी को नमस्कार, उमा बहन जी को नमस्कार, पवन जी को, साथ में आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया पुनः बोलने के लिए और डिबेट में शामिल किया।
सर सबसे बड़ी चीज मैं आपको तो जो बताऊं, जो डर है वो डर इस बात का है, आप यकीन मानिए कि हम्म। 31 जनवरी से 14 जनवरी तक शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिलता, उसमें वो फ्री है, विभाग से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल फ्री आप मान चलिए। तो सरकार ये सोचती कहीं ऐसा ना हो कि इस फ्री टाइम में जब वो बिल्कुल स्कूल से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा तो वो धरना प्रदर्शन कर सकता है। 6 महीने के लिए सबसे पहला काम बैन कर दिया गया कि कोई प्रदर्शन कोई धरना नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा दबाव सर, सबसे बिल्कुल स्पष्ट बात समझिए आप कि आप कोई किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार का कोई वैसा काम नहीं कर सकते सरकार के अगेंस्ट। पहले तो ये दबाव, ये मानसिक दबाव है सर, मान लीजिए आप, ये मानसिक दबाव है। अब सरकार का जो जो व्यवस्था है, जो अपना वो बनाया जो कार्यक्रम, अब कल के कार्यक्रम की बात सर मैं कर रहा हूँ कि कल का जो कार्यक्रम किया, तो कार्यक्रम शिक्षा में तो अनुदेशकों की तरफ से स्वागत एवं सम्मान का समारोह था। उसमें देखिए मंत्री जी कह रहे थे कि वो हमको नहीं कहना चाहिए था क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जो वहां शिक्षा मित्र बंधु थे उनको ये लगता था, वो पीड़ित थे कि हम हो सकता है इसकी जिंदाबाद किनारे लगा रहे तो हमें कुछ यहाँ त्वरित मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब ये उनके मन में था, ये उनको लग रहा था कि हो सकता है जो ये प्रचलन चल रहा है कि शिक्षा मित्र सरकार विरोधी है, बहुत सरकार का विरोध कर रहा है, सरकार से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। तो जहां तक सर सरकार से विरोध या इसकी बात है, तो मैं एक बात इस पर ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हाँ। शिक्षा मित्र ने इतने दिन में सरकार का इतना विरोध नहीं किया, इतना नहीं किया कि जितना उसको प्रताड़ित, शोषित और उसका शोषण किया गया। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि यहाँ तक कि अगर कोई 2-4 लोग मर जाते, भगवान ने करे किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो उसमें भी माननीय संबंधित विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री जी या सरकार, माननीय प्रधानमंत्री तक भी संज्ञान लेते हैं। लेकिन प्रत्येक महीने में ये रिकॉर्ड है, आप अगर कहेंगे तो 1-8 साल का तो रिकॉर्ड लिखित में मैं दूंगा कि 1-8 साल में ये रिकॉर्ड है कि प्रत्येक महीने में 10, 12, 15 से नीचे तो शिक्षा मित्र बेचारे मृत्यु का शिकार हुए ही नहीं, उस पर कोई एक संवेदना नहीं बोल पाता है। अब रही बात सामंजस्य की सर, शिक्षा मित्र ने कितना बड़ा विरोध किया सरकार को कि जो ऐसी स्थिति में ला गए, ध्यान नहीं दिया गया। और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, गाली देते हैं, ऊट पटांग भाषण उनके खिलाफ देते हैं, उसके बाद वो जब सरकार चुनाव दौराती तो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर उसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, फिर वो विधायक मंत्री बन जाते हैं, फिर उन्हीं गरियाने वाले के बगल में जो कालर टाइट करके सर बैठते हैं, उनकी जय जयकार होती। और शिक्षा मित्र गुनहगार कैसे है, किससे कहे अपनी पीड़ा, आप बताइए किससे कहने जाएं। ये तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि इतना डरा धमका करके रखा है कि सब तरफ से वो बिल्कुल जैसे कहते हैं जो के साथ घुन पीसा जाता है, तो इस तरह से पीसा है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। जैसे अभी पवन भैया कहते कि कहो जिंदाबाद को मुर्दाबाद, अरे हम स्वाभिमानी में जिंदाबाद आपके कल क्यों कहेंगे भाई? अरे हमारा आपने कल हमको हटा दो, 10,000 नहीं मिलेगा ना, इतने तो कर सकते हो। बिल्कुल। हमारे लाइट काट दोगे, हम बिजली बिल जमा करते हमारे घर की लाइट काट दोगे कि हमारे घर खत्म कर दोगे, हमारा घर खत्म कर दोगे। लेकिन ऊपर वाला देखता है ना सर, जितना प्रताड़ित हुए हैं हम नहीं कुछ कर पाएंगे, ऊपर वाला देखता है। सत्ता सदैव साथ नहीं रहती। बड़े बड़े जो आताताई लोग थे वो धराशायी हो गए, सत्ताएं खत्म हो गई। ये तब समझ में आता है जब सत्ता हट जाती, सत्ता से लोग हट जाते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही अमरनाथ जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जिस अंग्रेजी राज का सूरज नहीं डूबता था, वो अंग्रेजी राज, वो ब्रिटिश राज, वो ब्रिटिश क्राउन, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है आप देख लीजिए। 200 सालों तक पूरी दुनिया में उनका प्रचंड प्रभुत्व था और कहीं भी जहां पे साम्राज्य था उनका, वहां पर सूरज उगा रहता था। उसको उस तरह की ऑरा उसका आज बिल्कुल नहीं, हम सब जानते हैं। बहुत अच्छी बात कही, अपनी बात पूरी करिए आप जी। अब आप ये समझिए इतना ज्यादा उसमें प्रताड़ित कर रखा कि वो न बोल पा रहा है, न कुछ कह पा रहा है, न जा पा रहा है। कह रहे हैं कि भैया हाँ जिंदाबाद करिए, जिंदाबाद कर रहा है। आप हमारे विरोध में थे तो हाथ जोड़े बिल्कुल सर दया करिए, हम अब तो आपके साथ में। मतलब ऐसी स्थिति में ला दिया है कि तू चपड़ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। और उसके बाद भी सम्मान समारोह में या कोई बड़े कार्यक्रम में कहा जाता है कि भाई हम आप पे देखिए एहसान कर रहे हैं, कितना बड़ा हम एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, ये हम एहसान कर रहे हैं। इस एहसान के नीचे आपकी 2-3 पीढ़ियां दब जाएंगी। जो हमने किया ये किसी ने नहीं किया आपके साथ। मिला क्या अभी तक आप बताएं, क्या मिला? 1 साल जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है सर, ये 3 जनवरी 2025 को इसका जियो जारी हुआ था और आज 7 जनवरी है, क्रियान्वयन है। अभी
पूर्ण रूपेण स्थानांतरण से कोई वहां जाके, क्योंकि स्कूल बंद है तो जाकर वहां ज्वाइन नहीं कर पाया, पर 1 साल लग गया इस व्यवस्था में। लेकिन फिर भी अब ये है कि भाई सरकार है, कर्मचारी है, तो हम जो सरकार है कर्मचारी उसका, लेकिन सुनी तो जाए, किससे कहने जाए बताएं आप। जिसके पास जाओ वो दुत्कारता है, अरे आप तो वहां उनके जयकार कर रहे थे, आप तो उनका जयकार कर रहे थे, किसके साथ चले जाएं। अबे उमा बहन जी बैठी हैं आंदोलन में, इनको हो सकता है मेरी शक्ल अब भूल गई हूँ, बाल बनवाने से जनेऊ त्यागने तक में साथ में था, बहुत सारे अच्छा। लोग थे। जब इनका बाल मुंडन का कार्यक्रम था तो मैं भी था, मैं गया था वहां, लेकिन संघर्ष किसने नहीं किया सर, किस संगठन ने नहीं किया, लेकिन सुना कितना गया। मान लीजिए अगर गलतियां हो गई सर, तो आप सरकार हैं, आपको क्षमा करना चाहिए ना। अगर आप उन पर क्षमा नहीं करेंगे, आप उनके जख्मों को कुरेदते रहेंगे, जगह जगह पर बताया जाएगा कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, तो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे जीवन जी पाएगा सर। सही बात है। उमा जी, मैं उमा जी को चर्चा में लाता हूं। अमरनाथ जी ने जो बात कही है वो, और पवन जी ने जो बात कही है, उमा जी, इसी को आगे बढ़ाया जाए। जी ये ऐसा ऐसा मुझे कल मंत्री जी की सारी बात मैंने सुनी, जो लगभग आधे घंटे की बात उन्होंने कही, ऐसा लगा कि वो ये कहना चाहते हैं कि अभी जो स्नातक के चुनाव है उसके लिए आप लोग कमर कस ले, मैं आपको बताने आया हूं कि आपका जैसा समर्थन हमारे दल के उम्मीदवारों को रहेगा वैसा ही आपको प्रतिफल मिलेगा, ऐसा मुझे लगा उनकी बात सुन के। आपको क्या लगा? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये भी बताऊंगी कि मंत्री जी को और पूर्व में जाके थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए था कि शिक्षा मित्र परिवार ही बीजेपी सत्ता को यूपी में लाया। बड़े हक से कहूंगी इस बात को, क्योंकि एक एक भाई बहन विरोध में खड़े होकर सत्ता में लाने के लिए कमर कसा, और मात्र इसलिए कमर कसा कि सेंट्रल में ये हैं और राज्य में ये आ जाएंगे, तब हमारी बातों को आसानी से सुना जाएगा, हमारी मांगों को सुलभता से माना जाएगा, हमारा जो दर्द है वो मिटाया जाएगा। ये मामला तो पूर्व में सपा की सरकार थी, तभी माननीय न्यायालय ने हाशिए पे ला दिया। और दुर्भाग्य उन भाइयों का जो छोटी-छोटी बात में रिट लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, बिना समझे, बिना जाने, बिना अपने बड़ों के सलाह के। दुर्भाग्य है। और कभी-कभी मैं इस चीज को मंथन करती हूँ और आप लोगों के बीच साझा भी करूंगी उस दर्द को। आप सत्ता के लिए हमें बुलाते हैं, तो सत्ता के लिए तो बैठी सारी पार्टियां सभी हमको बुलाएंगी, तो आपको वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आप उनसे क्यों बात किए या उनसे क्यों मिले। अगर हम आपसे मिल रहे हैं तो कल वो सत्ता में आएंगे तो वो भी तो यही बात कहेंगे कि आप उनसे मिले हुए थे, हमसे आज क्यों मिलने आ रहे हैं। तो ये तो आपको इग्नोर करना ही होगा। और आप बैठे हैं सत्ता में, हम आपके कर्मचारी हैं, आपको हमारी मांग माननी होगी। और ये दुर्भाग्य है बीजेपी सरकार का, इनका अहंकार, इन लोगों ने जिस तरीके से शिक्षा मित्र परिवार को तड़पा तड़पा के रख के किसी कोने में छोड़ दिया है कि शिक्षा मित्र का नाम ही बंद कर दो। ये दुर्भाग्य है शिक्षा मित्र परिवार के लिए, और दुर्भाग्य है उन अंधभक्त नेताओं के लिए। और अंधभक्त शिक्षा मित्र को भी कहूंगी कि जो समझ भी रहे हैं फिर भी जयकारे जी हजूरी उनके उसमें जा रहे हैं। अरे पहले अपनी मांग रखो ना कि आप हमें दीजिए, आप एक जयकारे नहीं 1 लाख जयकारे हमसे करवाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमें भूख लगी है, 2017 से लेकर आज तक आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया और जयकारे की अपेक्षा रख रहे हैं। कैसे कोई जयकारा कर देगा भीख मांग के? तो हमारे लिए भी मंदिरों में बनाइए ना स्थान, हम लोग भी लेके कटोरा बैठेंगे और मांगेंगे पैसे और तब जयकारे करेंगे। पैसे तो नहीं है शिक्षा मित्र परिवार में। शिक्षा मित्र परिवार, यकीन मानिए सर, अगर घर की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होती ना तो शिक्षा मित्र वाकई कटोरा लेके घूम रहा है। शिक्षा मित्र परिवार जितनी दुर्दशा झेल रहा है, माता पिता का इलाज नहीं, बच्चों की फीस नहीं, पढ़ाई नहीं, घर मकान जो बेचारा खुशियों के लिए लिया था मकान नीलाम हो गया। मेरा खुद का मकान नीलाम हुआ है जहां मैं बैठी हूँ। मैं बड़ी अपनी बात बताऊंगी, मैं दूसरे की बात में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता है। मैं अपना दर्द बताऊं और मेरे से जिसको पूछना हो पूछे, मैं विद्रूप उससे बात करूंगी कि आपका दिया हुआ दर्द मुझे कहां पहुंचा दिया। मैंने लड़ाई क्या लड़ी, मैंने सत्ता में अपनी बात पहुंचाने की जो कोशिश की, मुझे निलंबित किया गया 2018 में। सुनिए दर्द अब आप लोग। और तब से आज तक
बीजेपी के लोगों ने कहाँ नहीं जहर खुरानी किया, कहाँ नहीं उन्होंने मुझे मोड़ने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश किया। सर वो दर्द भरा हुआ है, क्योंकि मीडिया बंधु अपनी एक लिमिट, अपनी एक वो दे देते थे, इसलिए मैं कभी बोलती नहीं थी इन सब बातों को। लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि आप इतना कम से कम हमें मौका दिए कि आप अपने मन की पूरी बात रखिए मेरे सामने। सर क्या सत्ता में आपकी हनक है तो किसी के घर में जहर खुरानी करा देंगे? किसी को थाने से जबरदस्ती मुकदमे लदवा देंगे? किसी घर को आप उठा के बंधुआ बनवा देंगे? किसी की जमीन फर्जी कब्जा करवा देंगे? अरे बहुत सारा अत्याचार कर रही है और नाम हो रहा है विकास का। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं शिक्षा मित्र हूँ। कौन दर्द उमा मेरा जी, ये ये कौन था कर रहा है? जी। ये कौन कर रहा है, स्पष्ट सर, करिए जरा सा। बहुत बहुत ऐसे बीजेपी के लोग जुड़े हैं। अब कभी बैठूंगी मैं आपसे ये चीजें साझा करूंगी, विधिवत साझा करूंगी, विद प्रूफ साझा करूंगी कि कहां कहां मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, कहां कहां मुझे विवश किया गया। आम शिक्षा मित्र भाई के सामने, बहनों के सामने मैं इसलिए नहीं बोलती थी कि अगर मैं इस बात को बाहर करूंगी तो ये टूट जाएंगे। और लेकिन जब मैंने देखा कि ये अपनी आज हमारी मांग पूरी कर दें, वो जितना बड़ा कार्यक्रम कहे उतना बड़ा कार्यक्रम उमा देवी करने को तैयार रहेगी, पहले नंबर पे तैयार रहेगी। लेकिन मैं तब तक कार्यक्रम नहीं करूंगी जब तक मेरा सम्मान नहीं वापस होगा, क्योंकि कोई सुहागन होते हुए विधवा नहीं बना है। 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ त्याग किया है, वो आज बिन जनेऊ के घूम रहे हैं। वो भी किसी माई के लाल हैं, उनके भी घर में 4 बड़े 4 छोटे पूछते हैं उनसे कि क्या कर रही है सरकार आपके लिए। हम लोगों को अयोग्यता की मुहर लगाकर हाशिए पे रखा गया। कितने क्वालिफाइड लोगों की क्यों नहीं वो मार्कशीटें चेक कर ले रहे हैं, क्यों नहीं जांच ले रहे हैं, क्यों नहीं कर ले रहे हैं? उसको आप ठंडे बस्ते में उन फाइलों को डालते हैं। अगर शिक्षा मित्र ने एक पंक्ति अगर किसी ग्रुप में लिख दी ना, तो उनका एलआईयू, उनका प्रशासन, उनकी मीडिया तुरंत एक्टिव हो जाता है। किसी अगर कोई शिक्षा मित्र बहन अभी उसने खाली इतना लिख दिया था कि हाँ ईवीएम से वोट पड़ रहे हैं, तो ये वोट कुछ गलत है, बस इतना उसने लिखा था, उसको सस्पेंड किया गया, उसको सजा के तौर पे जाने की इतनी यातनाएं दी गई, उसको कोई पूछने वाला नहीं। सर कोई परिस्थिति होगी, अगर हम बीएलओ का काम नहीं कर पा रहे हैं, सभी के साथ परिस्थितियां होती हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट पड़े हैं, वो किसी डिपार्टमेंट को नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो डिपार्टमेंट उनकी सुनेगा नहीं। और शिक्षा मित्र अधमरा है, इसको चाहे इधर से मारो तो जाएगा, उधर से मारो तो जाएगा, सब तरफ से घुमा के गोल गोल कर दो, ये मजबूरी में काम करेगा। तो शिक्षा मित्र को ऐसा बधुआ बना के इन्होंने रख दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं भी कुसुम पुण्यतिथि मनाई जाती है, मनाइए आप, एक नहीं, जब तक सबका परमात्मा करे जीवन में मनाइए। हमें भी तो रोटी दे के मनाइए। हम भूख से तड़प रहे हैं, हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, हमारे बच्चों की सर मैंने बताया था कल आपसे कि मेरी बेटी की जब पढ़ाई बाधित होने लगी तो उसने मीडिया को चुन लिया। क्या हम लोग नहीं परेशान है? हम लोग भी बहुत परेशान है सर, परिस्थितियों के हम लोग भी दास बन चुके हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई बहन समझ नहीं पाता, जो चाटुकार नेता है, मैं बड़ी अच्छी चीज आपके माध्यम से एक बार और मैं मंत्री जी को कहूंगी कि शिक्षा मंत्री जी, जब आप कल वक्तव्य में अपने कह रहे थे कि कुछ लोगों ने ऐसे किया, कुछ लोगों ने वैसे किया, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूं, आप पलट के जरा पीछे जाके देखिए कि ये वही चेहरे थे जो अन्य सरकार में तौलिया से मुंह ढक के गए हैं, उन नेताओं के पैर छुए हैं। ये वही नेता है जो जाके फोटो उनके फ्रंट पे उनके साथ खिंचवा के व्हाट्सएप में चलाए हैं। चाहे कोई संगठन हो, बड़े साफ शब्द में कहती हूँ, चाहे कोई संगठन हो, सबने फोटो खिंचवाए हैं। तो आप एक को प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाने जा रहे हैं भाई? कौन मंच पे? अरे अभी बीजेपी सत्ता में ही इको गार्डन में क्या विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया क्या? जिन लोगों ने चाटुकारी की है, अभी जिन लोगों ने जयकारे लगाए हैं, अभी तो उनको कहने में मंत्री जी क्यों नहीं वो कर दिए, पीछे क्यों चले गए? उनसे ही पूछ लेते कि भाई तुम मेरी जयकारा करने आ गए तो विपक्ष को लाके क्यों सत्ता पे भाई जयकारे कर रहे थे? तो ये खेल है, खेल संगठन का वर्चस्व है, कुर्ता चमकना चाहिए, चंदा आना चाहिए, चंदा आएगा, कुर्ता चमकेगा। शिक्षा मित्र चाहे कहीं भी भूखे मरे चाहे प्यासे मरे, शिक्षा मित्र के नेता कितनी बात करता है सर, मेरे से बढ़िया कोई क्या कह देगा उठा के? कितनी बात करने ये लोग जाते हैं। ये कभी सच नहीं बताते कि हम अपने ठेका के लिए गए थे, अपने पट्टे के लिए गए थे, अपने विद्यालय को बचाने के लिए गए थे, अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए गए थे, या मेरा कोई पर्सनल काम था। ये जब भी लखनऊ घूमेंगे, हम गए थे शिक्षा मित्र के लिए गए थे, भाई चंदा दे दो हमें,
मरता क्या ना करता बेचारा, जानता कुछ नहीं है। घर से बैठे टीम उनकी लगी पड़ी है, चंदा वसूलने पहुंच जाती है दरवाजे पे और धमका के रोड पे घसीट के चंदा मांगते हैं सर। वो भी नजारा मैं मुझे आपको आपके अंदर दूंगी। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है आपके अंदर, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, एक पूरा सबसे बड़ी जखीरा है दर्द आपके क्या है मन में। सर, मैं कहीं पहुंचती हूँ ना, तो जब मैं इन लोगों का उपेक्षित भाव देखती हूँ कि ये सीट मतलब 2 बहनों में भी इन लोगों ने सर शिक्षा मंत्री के कार्यालय में सीट छेक के बैठ गए पूरी, और वहां के जो आईएएस अधिकारी थे वो बेचारे सम्मान में अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए। सर, मैंने विनम्र से हाथ जोड़ा, मैंने कहा नहीं सर, वो सीट आपकी है, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं आईएएस नहीं हूँ सर, उस कुर्सी पे मैं नहीं बैठ सकती, आप बैठे। फिर उन्होंने बाहर से कुर्सी मंगवा के सर दी। क्या यही इनका परमात्मा ने इनको सिखाया शिक्षक अध्यापक होने का गरिमा, और संगठन चला रहे हैं? अरे ठीक है, तुमने जो किया, जब तुम्हारे पास मुश्किल क्षण आया 25 जुलाई 2017 से लेकर सर, किसी संगठन की औकात नहीं थी कि अपनी बात को जाके शासन के आगे मतलब नियमित, जैसे तो कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट रखे कि मेरा दर्द क्या है, मुझे चाहिए क्या। सब मान दे सर, हम मान दे क्यों ले? हमारा हक है प्रशिक्षित वेतनमान का, जो हमें माननीय न्यायालय ने हमारे प्रशिक्षण को वैध माना है। आरटी एक्ट के तहत 2010 में पांड्या सर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया। उन बिंदुओं को क्यों नहीं कोई ध्यान देता है कि ये जो सर हमारा दुर्भाग्य था कि हमें खारिज कर दिया गया। अब उन बिंदुओं पे तो मैं माननीय न्यायालय के बिंदुओं पे मैं कोई कटाक्ष नहीं कर सकती, ना ही मैं प्रश्न चिन्ह लगा सकती हूँ, लेकिन वहां भी हमारे साथ अन्याय हुआ। जब हमारा हक था प्रशिक्षित वेतनमान का, तो हमें प्रशिक्षित वेतनमान क्यों नहीं दिया गया? और सर वो रिकॉर्ड था मेरे पास, अब तो मेरे यहाँ चोरियां हुई हैं सर, कभी कोशिश करूंगी कि शायद वो रिकॉर्ड फिर मेरे हाथ लग जाए और मैं आपको अवेलेबल कराऊं कि जब मैं लड़ने गई थी तो उसी रिकॉर्ड के सहारे मैं लड़ने गई थी कि वो 38-60-78 केंद्र सरकार राज्य को दे रही थी और राज्य हमें नहीं दे रही थी, हमें 10,000 पे लाके मानदेय पे बांध दी थी। तो कैसे हो रहा था सर ये हमारे साथ? हमारे सर अहम बिंदुओं को, सर अहम बिंदुओं को हमारे वहां सुनने वाला कोई नहीं। अगर शिक्षा मित्र कोई गया मिलने ना, हाँ हाँ भाई आपका काम हो रहा है, बस बस बस, मात्र 30 सेकंड के अंदर वो आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप गए, दुआ प्रणाम किए, पैर छुए, मत्था टेके, उसके बाद वो आपको हाँ 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 आपका काम हो रहा है, फिर आप इंतजार करिए साल भर। ये जो दर्द मैं वाकया कर रही हूँ आपसे बयां, ये दर्द था 8 सितंबर को जब शिक्षा मंत्री जी ने सभी नेताओं को बुला लिया था, वहां नेताओं की ये हरकत थी। क्या शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय के जो कर्मचारी थे उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था? ठीक है, उनके अंदर तो अहंकार था और आज भी अहंकार ही है, ये भी बता दे, मैं खुले शब्द में कह रही हूँ, वो अहंकार ले डूबेगा। तुम करो चालाकी, कभी तो आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही आता है, समय पलटता है सबका। ठीक है उमा जी, आपकी बात आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पवन जी से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। पवन जी, बहुत सारी इमोशनल बात हुई यहाँ पर अभी भी, और फूट गई एक तरह से, भावना फूट गई इस वक्त उमा जी की, इसीलिए मैं स्पेल बाउंड होकर सुन रहा था सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल मंत्री जी ने एक बात कही और विधायक जी ने भी एक बात कही कि बीजेपी विरोधी छवि जो है शिक्षा मित्रों की, उसको उन्हें खत्म करना होगा अगर वो अपना हित चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, मंत्री जी ने कहा कि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही पेज पर नजर आएंगे तो बात आप लोगों की प्रखरता से पहुंचेगी। इन दोनों बातों की वजह क्या थी आपकी नजर में? सर ये बात सर तो मुझे बोलना है, नहीं, मैं पवन जी से सवाल कर रहा था। ये बात सर किसी शिक्षा मित्र ने तो नहीं कही कि हम बीजेपी के बीजेपी के विरोधी लोग हैं। हाँ। या कोई इनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है कि ये बीजेपी के विरोधी लोग हैं, या शासन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय या प्रमुख सचिव ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया हमको कि आप बीजेपी विरोधी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम बीजेपी विरोधी हैं या शासन विरोधी? हमारी कोई एक्टिविटीज भी नहीं पकड़ी गई। हमारे पास कोई एक शिक्षा मित्र भी ऐसी एक्टिविटीज में नहीं पकड़ा गया जिसमें हमने बीजेपी का विरोध किया हो।
चुनाव में ज्ञापन देना, धरना देना, प्रदर्शन देना अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये हर नागरिक का होता है। जब आप शासन में नहीं थे, जब समाजवादी की सरकार थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे समक्ष आए थे जब हमारा संविधान हाईकोर्ट से रद्द हो गया था। तो आपने जो बात कही थी, क्या वो सही थी या गलत थी? क्या आपने झूठ बोला था उस समय? माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की सभा में क्या कहा था? क्या प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं क्या? अब इशू ये है कि आप हम पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? आपके पास क्या प्रमाण है कि हम बीजेपी विरोधी हैं, शासन विरोधी हैं? आप कहते रहें, आपकी मर्जी है। आप मालिक हैं, आप शासन में हैं, आप विधायक हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं। हमने कहा हम तो अनुबंधित कार्मिक हैं। आप कहेंगे कान पकड़ो, हम कान पकड़ेंगे। आप कहेंगे उठक बैठक लगाओ, हम उठक बैठक लगाएंगे। आप कहे 15 दिन भूखे रहो, हम भूखे रहेंगे। क्या ये सच्चाई है ना? तो आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारा एक भी शिक्षा मित्र ने कहा कि हम शासन विरोधी हैं या हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का कभी अपमान किया हो, कभी किसी माननीय मंत्री जी का अपमान किया हो, किसी विधायक का। एक सर्वे करा कर दिखा दो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ने कभी बीजेपी विरोधी कोई गतिविधि करी क्या, या शासन विरोधी कोई गतिविधि करी? करते ही नहीं, क्योंकि हम तो कार्मिक है। हमारे लिए तो शासन भी ऐसा ही, और विपक्ष के लोग, विपक्ष की जिम्मेदारी है हमारी आवाज उठाना। वो हमारे अलावा हजारों मुद्दे उठाते हैं विपक्ष। शिक्षा मित्र की मुद्दा थोड़ी होता है, उनके पास हजारों मुद्दे होते हैं। जब आप कभी विपक्ष में थे तो आप भी उठाते थे। तो ये जो आरोप लगाना है, मैं इसे निराधार मानता हूं। और कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक की ड्यूटी तो ये है नहीं है, चाहे वो किसी भी संवैधानिक जिम्मेदारी पद पर बैठा हो, किसी पर बिना पक्षपात के, भेदभाव सहित अगर आप आरोप लगा रहे हैं, ये तो एक गलत बात है। हम तो कार्मिक है ना उत्तर प्रदेश शासन के, हमको तो उत्तर प्रदेश शासन ने नियुक्ति दी है। तो हम तो हमारे पास तो हम शिक्षक है ना, हम कोई भी पक्षपात नहीं कर सकते। अगर हम पक्षपात करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। हमारे तो डीओ साहब हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, माननीय जिलाधिकारी, हमको तत्काल दंडित कर देंगे। तो ये सारी जो काल्पनिक झूठी बातें हैं, ये सब अफवाह हैं। ये एक अपने ही शिक्षक को बदनाम करने का षड्यंत्र है। आप कहते हैं कि भाई आरटीआई 2009 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मामला है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौन देगा? जो क्वालिफाइड ट्रेन टीचर होगा। अब आप हमसे ये उम्मीद करें कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, तो क्या हम झूठ बोलें? क्या हम पक्षपात करें? क्या हम आपके हाँ में हाँ मिलाएं और आपके पीछे आपकी चुगली करें? ये अपेक्षा रखेंगे हमसे? अरे हमसे तो आप न्याय की अपेक्षा रखें, हमसे आप मानवता की अपेक्षा रखें, हमसे आप बेहतर शिक्षा की अपेक्षा रखें, हमसे आप कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करने की अपेक्षा रखें। ये तो आपकी ड्यूटी है। और हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना, आप हमारे घर के मुखिया हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है अपने उत्तर प्रदेश के नागरिक की सुरक्षा करना, अपने कार्मिक की सुरक्षा करना, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना, उनको गुलाम बनाना नहीं, उनकी अस्मिता को रौंदना नहीं, उनको विभाजन में बांटना नहीं कि आपके 1000 संगठन है। अरे आपके 1000 संगठन है या 10,000 संगठन है, आप सबको बुलाइए और दो चपत मार के कहिए कि ड्यूटी गलत है, आप संगठन में क्यों बटे हो, संगठन बंद करो और हम तुम्हारा ये काम कर रहे हैं। और आज अगर आप विद्यालय विरोधी या सरकार विरोधी अगर कोई गतिविधि पाई गई तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। कोई रोक सकता है क्या स्टेट को? बिल्कुल सही बात, वाह, बहुत बढ़िया। ये अफवाह फैलाया गया है, ये एक शिक्षक की अस्मिता को रोना जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। और जो दलाली कर रहे हैं उनका तो कोई इलाज नहीं है। भाई दलाली कर, अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं ही दंडित होऊंगा ना। तो जो दलाली करेगा वो दंडित हो, आम शिक्षा मित्र क्यों दंडित हो? उनकी आड़ में आम नागरिकों को क्यों बदनाम किया जाता है? बिल्कुल ये सही बात है, कितनी तार्किक बात कही आपने। हमारे मुखिया की है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की है, हमारे अधिकारीगण की है, हमारी मान सम्मान का सुरक्षा, क्योंकि हम राज्य के कार्मिक हैं, हम बाहर के नागरिक नहीं है। हमको स्टेट में बीटीसी का बहुत शानदार तर्क आपने प्रस्तुत किए। आपने जो बात कही
मेरी नजर में उसको बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता। हाँ, मैं देखना चाहूंगा कि जब ये आपकी बातचीत और आपका तर्क प्रकाशित होता है तो इस पर, इस तर्क के विरोधी क्या तर्क लेके आते हैं, मैं भी सुनना चाहूं। बहरहाल, अमरनाथ जी, उमा जी ने और पवन जी ने जो बात कही वो ज्यादातर बातें अकाट्य हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या शासन में बैठा व्यक्ति वो किसी के साथ न्याय इसलिए करेगा क्योंकि वह अमुक व्यक्ति किसी पार्टी, किसी विचार, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, या उसका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि अगर वो मांग न्यायोचित कर रहा है, अगर वो वैधानिक मांग कर रहा है और मेरी क्षमता में है तो मैं उस मांग को तत्काल पूरा कर दूं, मानवता और न्याय के आधार पर। या मैं ये तय करने लग जाऊंगा कि जो मेरी रियाया है, जो मेरी प्रजा है, या जिसके लिए मैं शासन में आया हूं, वो किस पार्टी या किस दल या किस विचार के प्रति झुकाव रखता है, पहले यह पता कर लिया जाए। पहले वो किस संगठन से जुड़ा है यह पता कर लिया जाए, तब न्याय तय किया जाएगा। अमरनाथ जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। पहली बात तो ये कि जब सरकार चुनाव जीत करके आ जाती है और उसका शपथ ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद वो जितने भी लोग सर जो उसकी प्रजा है, पूरे प्रदेश की है या देश की है, जहां वो राज्य चला रहे हैं, वो सब उनके लिए एक समान हो जाए। कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जो व्यक्तिगत उनके लिए कार्य करते हैं, उनका झंडा उठाते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, वो उनके पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। लेकिन पूरी पब्लिक तो पदाधिकारी नहीं होती सर। हाँ, पूरी पब्लिक तो नहीं होती। लेकिन अब ये कहा जाए कि आप उधर झुके थे या आपका झुकाव किसी दूसरी पार्टी की तरफ था, या ये सिर्फ इसको ये समझा जाए कि ये राजनीतिक प्रेरित मामला है, या सिर्फ राजनीतिक प्रेरित मामला बना दिया गया है ताकि निराकरण धीरे धीरे चलता रहे, मामला चलता। ये बड़ी जबरदस्त पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या इसे एक राजनीतिक प्रकरण बना दिया गया है कि इसका हल न किया जाए, हल न किया जाने के लिए इसको ऐसा किया गया? बहुत अच्छी बात अमरनाथ जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं समर्थन करता हूं सर आपकी बात का। जी कि अभी जो वर्तमान में सरकार केंद्र में है और प्रदेश में, वो उनके लोग बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो वर्तमान में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भाई। अच्छी दुनिया की बड़ी पार्टी, सबसे बड़े लोकतंत्र में। लेकिन एक चीज सर ये बताइए, 24 साल की नौकरी हो गई, 25 साल की हो रही, लेकिन कंटिन्यू जहां सत्ता राज्य और देश दोनों में एक ही पार्टी की हो, वो सबसे ज्यादा समय आपकी सरकार में बीत रहा है। और कार्य, अगर मानवता की बात देख ली जाए तो सब हटा दीजिए, राजनीतिक प्रेरित सर इसको हटा दीजिए, लेकिन कार्य तो हमसे पूरा शिक्षक के समान लिया जा रहा है। तो जब आप सत्ता में हैं, आप शासन में हैं, पूरा कार्य हमसे बराबर ले रहे हैं, तो पारिश्रमिक देने में सर ये राजनीतिक मामला और राजनीतिक फंडा अपनाना, ये तो समझ से परे है भाई। ये इसका मतलब यही है कि जब कोई कमेटी बना दी जाती, कमेटी का मतलब है कि निराकरण नहीं करना है, वो टल गया मामला, फिर चलता रहेगा। कमेटी को तो यही मतलब है कि प्रकरण लंबा चलता रहेगा, आप जाते रहेंगे। बना दी गई है, अभी विचार चल रहा है, पत्रावली आई है, विभाग को जाएगी, फिर वहां से अग्रिम कार्रवाई होगी, फिर उसमें कहीं कोई वो मसला बन जाएगा तो फिर उसको देखा जाएगा, फिर उसको आगे जाएगा। इस तरीके से सर चलता रहा। और शिक्षा मित्र को पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित करके उसको ऐसा मतलब घुमा दिया गया कि वो ना बेचारा ना दूध बच पाया, न दूध से पनीर बन पाई, न वो दही लायक बन पाया, न स्वयं अब मट्ठा है, न वो समझता है कि हमसे अब निकलेगा क्या, हम बने क्या हैं। उसको ये नहीं समझ में आता है दूध से अब हम क्या बचे, क्या है हमारे पास, क्या क्या निकलेगा सर। और जब सर सत्ता तो राज्य में एक ही पार्टी के है, तो जब आप कार्य ले रहे हो, कार्य पूरा हमसे ले रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ ले रहे हैं, पूरे समय के ले रहे हैं, तो मेरा तो निवेदन यही कि राजनीति जो भी है वो अपनी जगह पर, उसको छोड़ा जाए, उससे दरकिनार होइए। जो हम मेहनत कर रहे हैं आप उसको देखिए, मानवता के आधार पर जो हमारी मेहनत है, जो हमसे आप कार्य ले रहे हैं, उसके अनुसार पारिश्रमिक तो दीजिए। अब हमारा पेट भूखा है, अब पेट हमारा भूखा है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ
हमको नहीं देना चाहता है, क्योंकि दोनों जगह आपकी सरकार है। और समर्थ दोस्त गुसाई, समर्थ को नहीं दोस्त गुसाई, उसके बावजूद भी पीड़ा पीड़ा हम परेशान है। ये कैसे अब ये तो वही बात हो गई कि आप मेरे पास गुजरे हाथ ना, कैसे मान लूं कि आप दूर जाके रोए होंगे। अगर आप मेरे बगल से जा रहे हैं, मेरे पास से गुजर रहे हैं और मेरा हाल ना पूछें, तो मैं कैसे मान लूं कि जब आप अपने यहाँ पहुंच जाएंगे तो कैसे मान लूं कि जब आप अपने यहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंचने के बाद आप रोए। चलिए, आपकी बात आई अमरनाथ जी, आप सब लोगों की बात आई, चूंकि समय की सीमा है। और उमा जी, आपसे जो है एक बार फिर एक चर्चा होगी, और आपने जो कुछ आज बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं उन पर स्पेसिफिक बात करूंगा अलग से। लेकिन आज आप सब लोग जुड़े, आप सबने मुक्त कंठ से, जहां तक मुझे लगता है, अपनी भावनाओं का और अपने विचारों का यहाँ पर प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे लगता है कि जो बातें आप लोगों ने कही हैं, अगर वो इस रूप में उन लोगों तक पहुंचे जो कि आप लोगों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, तो वो शायद वो फैसला जल्दी कर देंगे और शायद कुछ बेहतर होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।